गांव में भावना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। भावना के पिता श्याम खेती करते थे और माँ निशा खेती में उनका हाथ बटाती थी। भावना बहुत मोटी लड़की थी, इसलिए सब उसे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते थे। ए मोटी भावना, थोड़ा कम खा लिया कर, ऐसे ही मोटी होती रहेगी तो हथनी की नानी बन जाएगी। चुप कर तू मुझसे बात मत किया कर। क्यों, मोटी भैंस चिढ़ गई क्या? आरव के इस तरह चिढ़ाने से भावना रोते हुए अपने घर जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? सब मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उस आरव को देखो, मुझे मोटी भैंस कहकर चिढ़ा रहा है। भगवान करे वो मोटा भैंस हो जाए। आरव गंदा बच्चा है, तुम उसके साथ मत खेला करो और ना ही उसके जैसे हरकत किया करो, समझी? निशा के समझाने पर भावना चुप हो जाती है और फिर एक दिन घर पर कोई नहीं होता। भावना का घूमने का मन होता है तो वो पास के जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर काले काले और रसीले जामुन दिखाई पड़ते हैं। अगर जामुन थोड़ा नीचे लगे होते तो कितना अच्छा होता। भावना के ये कहते ही जामुन का पेड़ अपनी शाखा झुका देता है और भावना जामुन तोड़ लेती है। फिर घर आकर उन्हें धोकर खाने लगती है। अरे, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट और रसीले जामुन है। रोज खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उस समय भावना के माता पिता भी घर आ जाते हैं। भावना उन्हें भी जामुन देती है और वे जैसे ही जामुन खाते हैं हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच ही बड़े स्वादिष्ट और रसीले जामुन हैं। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट और रसीले जामुन पहले कभी खाए ही नहीं हैं। निशा जामुन खाकर जामुन की गुठलियों को घर के पिछवाड़े वाले अपने सब्जियों के बगीचे में फेंक देती है और फिर सुबह देखती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ तो जामुन का पूरा पेड़ खड़ा था और उस पर काले काले जामुनों के गुच्छे लटक रहे थे। अरे, ये तो चमत्कार हो गया! एक ही रात में जामुन का पूरा पेड़ खड़ा हो गया और जामुन भी लग आए। तभी वहाँ भावना आ जाती है और जामुन का पेड़ देखकर खुशी से उछलने लगती है। वो जामुन के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ अपनी शाखाएं झुका देता है। लो भावना, जामुन ले लो। अब तुम रोज रोज रसीले जामुन खा सकती हो। देखो माँ, ये पेड़ तो मेरा दोस्त है। ये खुद ही चाहता है कि मैं इसके जामुन खाऊं। तुम बिल्कुल सही कहती हो भावना बेटी। अब तो भावना रोज ही स्वादिष्ट और रसीले जामुन खाने लगती है और वे जामुन खाने से भावना के शरीर का वजन एकाएक कम होने लगता है। माँ देखो, मैं पतली होने लगी। ये सब जामुन खाने से हो रहा है। अरे, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। लगता है ये जादुई जामुन है। फिर 15 दिनों में भावना का सारा मोटापा गायब हो जाता है और उसका शरीर सामान्य हो जाता है। ये देख भावना फूली नहीं समाती और दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। आपके जामुन तो जादुई जामुन है। देखो, इन्हें खाने से मेरा सारा मोटापा गायब हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ, ये जादुई जामुन खाने से जिसको जो भी कष्ट हो वो दूर हो जाता है। अच्छा, फिर तो मैं सबके कष्ट दूर कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो भावना, पर इनका जादू सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से दिखेगा। ये सुनकर भावना बहुत खुश होती है और ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। फिर माँ उसे समझाते हुए कहती है, भावना बेटी, हम इन जामुनों से बहुत सारे लोगों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। इससे हमें खुशी भी मिलेगी और साथ ही लोगों की मदद भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो माँ। इसके कुछ दिनों बाद निशा एक सुबह नदी से पानी लेने जाती है तो वहाँ गांव की 2 औरतें आपस में बातें कर रही होती है। रानी, तुम रो क्यों रही हो बहन? बहुत दुखी हो गई हूँ बहन। बिट्टू के पापा रोज शराब पीकर झगड़ा करते हैं और ऊपर से मुझे मारते भी हैं। जी में आता है कहीं जाकर मर जाऊं। अरे ना बहन, ऐसे कभी मत सोचना। रानी की ये बातें सुनकर निशा को बहुत दुख होता है और वो उसे समझाते हुए कहती है, रानी बहन, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी समस्या का मेरे पास पक्का समाधान है।
ये कहकर निशा उसे जादुई जामुनों के बारे में बताती है और साथ ही ये समझाती है कि बहन, ये जामुन अपने पति को खिलाएगी तो पहले दिन से ही असर दिखने लगेगा। वो झगड़ा करने के साथ साथ शराब पीना भी बिल्कुल छोड़ देंगे। बहन, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। मेरे घर में भी सुख शांति आ जाएगी। निशा भावना के हाथों रानी के घर कुछ जामुन पहुंचा देती है और रानी उन्हें अपने पति को खिला देती है। जामुन खाते ही उसका पति शांत रहने लगता है और कुछ ही दिनों में शराब पीना भी बिल्कुल छोड़ देता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती है। निशा बहन, आपने भावना के हाथों जो जामुन मेरे घर भिजवाए थे, उन्होंने तो सचमुच चमत्कार ही कर दिखाया। क्या अब तुम्हारे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है? हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया है और अब घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद तो जादुई जामुनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। भावना के इन जामुनों को खाने से शराबी शराब छोड़ देते हैं और बीमार लोग अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। इसी कारण गांव की औरतों का जीवन सुधर जाता है और वे निशा और उसकी बेटी भावना का बहुत एहसान मानती है। बहन, तुम्हारी भावना ने तो जिससे भी स्वादिष्ट और रसीले जामुन खिलाए, उसी का जीवन सुधर गया। जिसे जो दिक्कत थी खत्म हुई और गांव के सब मर्द सेहतमंद हो गए। अब तो सबकी गृहस्थी सुख से चल रही है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है बहनों। निशा ये कह रही होती है कि तभी मुझे भी देखो आंटी, मैं कितना मोटा हो गया हूँ। मेरा भी कुछ करो। भावना से कहो कि मुझे भी खाने के लिए जामुन दे। चुप कर मोटे भैंस, तुझे तो मैं ठेंगा भी ना दूं। तू तो मुझे चिढ़ाता था ना। अब देख, मैं पतली हूँ और तू मोटा भैंस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। किसी की गलती की असली सजा उसके साथ गलत करके नहीं बल्कि सही करके दी जाती है। फिर निशा के समझाने पर भावना मान जाती है और आरव को भी जादुई जामुन दे देती है। उन जामुनों को खाने के बाद आरव का मोटापा गायब हो जाता है और वो भी पहले की तरह सामान्य बालक बन जाता है। जादुई टूटता सितारा। एक गांव में श्रुति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती थी। श्रुति के जन्म के बाद उसके पिता का निधन हो गया था। सुरेखा श्रुति को बहुत प्यार करती थी और श्रुति को कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन जब भी श्रुति अपने दोस्तों के पापा के बारे में सुनती तो उदास हो जाती। एक दिन वह अपने दोस्तों से कुछ बातें सुनकर आई और माँ से बोली, माँ पता है, कल राधा कह रही थी उसके पापा उसके लिए नए नए खिलौने लाए थे और उसे घुमाने भी ले गए थे। क्या मेरे पापा होते तो ये सब करते? माँ बताओ ना, हमारे पापा क्यों नहीं रहते हमारे साथ? बेटा, तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं? माना कि वह इस दुनिया में नहीं है, मगर एक बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन कहाँ से वो मुझे देख रहे हैं? मुझे तो कभी नहीं दिखते माँ। सुरेखा श्रुति की बात सुनकर दुखी हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, अब इसे क्या बताऊं और कैसे समझाऊं? तब सुरेखा की नजर आसमान के सितारे पर पड़ती है। तारों को देख सुरेखा श्रुति से कहती है, श्रुति बेटा, चलो बाहर, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, शायद उससे तुम समझ पाओ। सुरेखा श्रुति को बाहर लेकर आती है और कहती है, श्रुति ऊपर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। माँ ऊपर खुला आसमान है और ढेर सारे जगमगाते सितारे भी दिख रहे हैं। हाँ बेटा, वह जो सितारा तुम्हें दिख रहा है ना, उन सितारों में से एक तुम्हारे पापा हैं। हर वक्त तुम पर ध्यान रखते हैं, तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, सारी बातों को समझते हैं वो। क्या आप सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, अब तू ये समझ लेना कि वह कभी तुमसे दूर नहीं है। तब तो मैं इस तरह पापा से बात भी कर सकती हूँ। क्या वे मेरी बातों का जवाब देंगे? हाँ, जब जब जगमगाए तुम समझ लेना वह तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। माँ, इसका मतलब मैं अच्छे काम करूँगी तो वह बहुत खुश होंगे? हाँ बेटा, सबसे ज्यादा खुश होंगे। यह सब तो ठीक है माँ, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मुझसे खुश है? कैसे बताऊँ? अब इसका क्या जवाब दूँ इसे? यह तो अभी बच्ची है, समझ नहीं पाएगी सारी बातें। बोलो ना माँ, आप बोलती क्यों नहीं? सुरेखा हड़बड़ी में बोलती है, जब कोई तुम टूटता हुआ सितारा देखो, वह जगमगाते हुए तुम्हारी तरफ ही आ रहा हो, तो समझ लेना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं अब आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, खुद भी बहुत अच्छी बनकर दिखाऊंगी। राधा श्रुति की अच्छी दोस्त थी। वह साथ साथ स्कूल जाया करती थी।
एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी राधा श्रुति से कहती है, श्रुति तुझे पता है मैंने कल क्या सुना? एक बहुत ही मजेदार बात। बता ना, तूने क्या सुना? जल्दी बता। मैंने सुना अगर आप आसमान में देख रहे हो और कोई टूटता तारा आपको दिख जाए जिससे उससे आप जो मांगोगे वह मिल जाएगा। क्या सच में राधा? हाँ, मैंने तो सुना है। वह तुम्हें मानना है तो मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे बहुत अच्छा काम करना होगा जिससे पापा मुझसे बहुत खुश हो जाएं और उनकी खुशी मुझे टूटते सितारे के रूप में दिखे। उस वक्त मैं पापा से जो चाहूँ मांग सकती हूँ। श्रुति, तू क्या फुसफुस आकर बात कर रही है? जोर से बोलना, मैं यही हूँ। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। अपने पापा को बहुत खुश करने के लिए वह बहुत मेहनत करने लगती है, मन लगाकर पढ़ती है, समय पर सारा काम खत्म करती है और इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद वह क्लास में फर्स्ट आती है। अब तो पापा मुझसे बहुत खुश होंगे। अभी जाकर आसमान में देखती हूँ। श्रुति हर रात आसमान देखा करती थी और उस दिन का इंतजार करती थी कि कब उसे टूटता सितारा दिखे। जिस दिन मुझे टूटा हुआ सितारा दिखेगा मैं समझ जाऊंगी पापा मुझसे बहुत खुश हैं। श्रुति धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वह क्लास में फर्स्ट आती थी। श्रुति का स्कूल खत्म हो चुका था, वह कॉलेज आ जाती है। वहाँ भी वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। अभी भी श्रुति हर रात आसमान की ओर देखती थी और टूटे हुए सितारे का इंतजार करती थी। इतनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आज श्रुति डॉक्टर बन चुकी थी। क्या अब भी पापा मुझसे बहुत खुश नहीं हुए? इतना कहकर वह आसमान की ओर देखती है और कहती है, पापा क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं? आप मुझसे बहुत खुश नहीं हो क्या? अगर आप मुझसे खुश हो तो आप अपनी खुशी क्यों नहीं दिखाते मुझे? तभी श्रुति को आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखता है। उसे देखकर श्रुति बहुत खुश होती है। पापा, आखिर आप मुझसे खुश हो ही गए। वह टूटता हुआ सितारा श्रुति की ओर आने लगता है और उस सितारे से आवाज आती है, बेटा, मैं तो हमेशा तुमसे खुश ही रहता हूँ। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूँ? मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ, मेरे पापा जहाँ भी रहे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं यहाँ माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पापा भी वहाँ खुश रहें। जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वह जादुई टूटा हुआ सितारा गायब हो जाता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं और भी मेहनत करूँगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी। श्रुति आगे बढ़ जाती है और अपने काम में बहुत लगन होने के कारण वह बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाती है। सभी उसका और उसकी माँ का बहुत सम्मान करने लगते हैं। सोने का कुआं। एक गांव में दो मित्र रहते हैं, विजय और संजय। दोनों लकड़ी काटने जंगल जाते हैं और लकड़ियां बेचकर और खरगोश पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन काम करके जंगल के बीच में थक कर बैठे दोनों बात करते हैं। यार संजय, आज दिन भर से हमें एक भी खरगोश नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जंगल में अब पेड़ और हरियाली ही कम हो गई है, तो जानवर कहाँ बचेंगे। चल, आज कुछ लकड़ी ही तोड़कर ले चलते हैं। हाँ, परंतु इन सूखी लकड़ियों से कब तक चलेगा यार? तू फिक्र ना कर, भगवान एक दिन हमारी बात सुन ही लेगा। ऐसा कहते हुए वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन विजय कहता है, आज किसी भी हालत में खरगोश पकड़ ही लेंगे और इन गड्ढों में जाल लगा देंगे। शायद कोई खरगोश फंस ही जाए। यार, तब तक कोई पेड़ काट लेते हैं। आज भी खरगोश फंसे या ना फंसे कोई भरोसा नहीं। इतने में एक खरगोश आकर जाल में फंस जाता है, परंतु इनका ध्यान ना रहने के कारण वो खरगोश जाल के दोनों रस्सी काट देता है। अरे अरे देख तो, खरगोश फंसा क्या? हाँ हाँ, खरगोश फंसा है, तुम जल्दी आओ। जैसे ही वे दोनों खरगोश को पकड़ने जाते हैं, वे खरगोश जाली लेकर भागता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, हम पेड़ काटने में रह गए और ये हमारी जाली काट के ले गया। इसको तो पकड़ना ही होगा। चल देखते हैं। ये गड्ढा तो काफी गहरा है, लगता है किसी पुराने जमाने का कुआं है। फिर वो आजू बाजू की घास साफ करके देखते हैं। वो देखते हैं कि खरगोश कुएं के बीच में ही लटका होता है। तू गांव से जल्दी रस्सी और बाल्टी ले आ, हम इस खरगोश को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भागते हुए रस्सी बाल्टी लेकर आता है और फिर खरगोश को ऊपर निकाल लेते हैं। अरे, इस खरगोश को निकालते निकालते हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा पानी निकाल लेते हैं इस कुएं से। ठीक है, मैं अभी निकालता हूँ।
अरे इसमें तो कचरा है। ऐसा कहकर 3-4 बार कुएं का पानी निकालते हैं तो इतने में एक जादुई परी बाहर निकलती है। वो कहती है, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुमने बरसों बंद पड़े इस कुएं से ऐसे पानी निकालकर इसे फिर से नया जीवन दिया है। मैं यहाँ बरसों से बंद थी। तुम मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लकड़ी काटते हैं, खरगोश पकड़ते हैं, हमें बस पानी पीने को चाहिए और हम अपने घर चले जाएंगे। तथास्तु। परी इतना कहते ही वो दोनों जी भर के पानी पीते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मुझे बहुत सा सोना चाहिए जिसे मैं बेचकर अपने हिसाब से जब चाहूँ पैसा कमा सकूँ। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस कुएं से जितना चाहो उतना सोना निकाल पाओगे, परंतु याद रहे जब तक ये राज तुम दोनों को मालूम है तभी इस कुएं से सोना निकलेगा, अन्यथा नहीं। अब ठीक है। इसके बाद परी गायब हो जाती है। फिर दूसरे दिन संजय कहता है, चल हम जंगल चलेंगे और हम बहुत सारा सोना लाएंगे। ठीक है, मैं कुएं से पानी मांग लिया करूँगा, तू सोना मांग लिया कर। अरे पानी भी कोई मांगने की चीज है? सोना तो पानी से बहुत कीमती है। अच्छा हो गया मैंने सोना मांग लिया, वरना हम बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गरीबी में ही काट देते, समझा? ऐसे कुछ दिन तक वे दोनों लगातार सोना निकालते हैं और उसे बेचकर अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद संजय को पैसे का घमंड आने लगता है। अरे मैं इसे क्यों ले जाऊं? अकेला ही जाऊंगा और अकेला ही सोना बेचकर पैसे कमा लूंगा। एक दिन ऐसे ही संजय अकेला ही जंगल गया और कुएं में उतर गया, परंतु ऊपर चढ़ने के लिए उसने जैसे ही रस्सी पकड़ी वो टूट गई और वो कुएं में ही अटक जाता है। अरे बचाओ बचाओ! पूरा दिन कोई नहीं आता। संजय भूखा प्यासा वहीं फंसा रहता है। फिर शाम होते ही संजय के पिताजी रामदास विजय के पास आते हैं। अरे विजय, संजय सुबह से घर नहीं आया है, शाम हो गई, क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं, वो तो आज सुबह से मुझे मिला ही नहीं। मैंने पूरा गांव में पता किया, वो कहीं नहीं है, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, वो जंगल में होगा, परंतु अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह जाकर देखते हैं। अब ठीक है बेटा। संजय को ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ विजय और रामदास आते हैं। वहां उन्हें संजय कुएं में फंसा हुआ मिलता है। उसके पास इतना सोना देखकर सभी गांव वाले उसको निकालने के बदले थोड़ा थोड़ा सोना मांग लेते हैं और संजय को बाहर निकाल लेते हैं। अरे ठीक है, मैं अपने पास का सोना सभी को थोड़ा थोड़ा दूंगा, परंतु मुझे अभी निकालो। इस सोने के कुएं का राज सभी को पता चल गया है। परी के कहे अनुसार आज के बाद यहाँ से कभी सोना नहीं निकलेगा। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण तुम इस कुएं में गिर गए और सोने का कुआं अब हमेशा के लिए पानी के कुएं में बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अति लालच के कारण कभी कभी हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं।